हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज एक और क्लास के साथ आप लोगों के समक्ष हूँ। क्लास चैप्टर नंबर 4 है, एक्सरसाइज भी 4.3 ही है, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ बच गए थे उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। उसके पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। दूसरे क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 6 तक किया है। अब ये इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का अंतिम क्लास होगा। आज 5 क्वेश्चन बचे हैं, जिसमें से कि संभवतः सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। आज का क्वेश्चन है पहला, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें यह दिया हुआ है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है। वर्ग मतलब अगर कोई संख्या x है तो उसका वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर होगा। कोई संख्या y है तो इसका वर्ग कितना होगा, y स्क्वायर। अगर कोई संख्या 10 है तो इसका वर्ग होगा 10 का स्क्वायर, मतलब 100। इस तरह से इसको बोलते हैं वर्ग। अब कह रहा है कि दो संख्याएं, उनके वर्गों का अंतर, अगर x और y दो संख्या है तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये हो गया इसके वर्गों का अंतर। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जो छोटी संख्या का वर्ग है वो है बड़ी संख्या का 8 गुना। ये नहीं कहा कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का वर्ग नहीं कहा है, बड़ी संख्या का 8 गुना कहा है। तो हम यहाँ मान लेते हैं, कोई भी एक संख्या मान ले, तो ये मान लेते हैं कि बड़ी संख्या ही। तो सबसे पहले लिख लें, माना कि बड़ी संख्या x है। ठीक है, बड़ी संख्या x है तो छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या का जो वर्ग होगा वो बड़ी संख्या का 8 गुना होगा। मतलब अब इसका वर्ग कितना होगा, बड़ी संख्या का वर्ग लिख लें, बड़ी संख्या का वर्ग बराबर कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो ये छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, छोटी संख्या का 8 बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या हमने माना कितना है, x है, तो बड़ी संख्या का 8 गुना कितना होगा, 8x हो जाएगा। अब यहाँ समझ लीजिए, मैंने माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या को x मान लिया। अब कह रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना, x का 8 गुना कितना होगा, 8x। बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा, चूंकि बड़ी संख्या x है तो बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर होगा। और छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है जो कि बड़ी संख्या का 8 गुना है। ये छोटी संख्या का वर्ग आ गया, ये बड़ी संख्या का वर्ग आ गया। अब आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो अगर बड़ी संख्या का वर्ग ये है, छोटी संख्या का वर्ग ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो लिख लेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या का वर्ग, यहाँ एक बार और लिख लें, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस, चूंकि अंतर बोला है इसलिए माइनस लगा रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है, 180। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग। क्यों, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे तभी तो अंतर निकल के आ पाएगा। अगर हम 8 में से 10 को घटाएंगे तो क्या अंतर निकल के आएगा, जनरली आएगा नहीं, वो -2 माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ देखिए बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, बड़ी संख्या x है तो इसका वर्ग कितना है, x स्क्वायर है, तो ये लिख दिया x स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग हमारा दिया हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है और बड़ी संख्या है x, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का 8 गुना, इसका मतलब कि 8 गुना x 8x, तो माइनस 8x, ये छोटी संख्या का वर्ग हो गया, बराबर है 180। अब इसको लिखेंगे, अरेंज करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस
8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हम लोग दोनों विधियों से हल कर सकते हैं, द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। मैंने इसके पहले जो 3 क्वेश्चन किए थे उसमें हमने द्विघात सूत्र से निकाला था सभी का मूल, लेकिन इसमें हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं, निकाल सकते हैं दोनों विधियों से। इस क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। अगर इसका गुणनखंड करना होगा तो गुणनखंड कैसे करेंगे हम लोग, आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसके पहले 3 क्वेश्चन को मैंने द्विघात सूत्र से निकाला था और इसको गुणनखंड विधि से क्यों निकाल रहे हैं। इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा हुआ है कि किस विधि से इसके मूल निकालने हैं। और वैसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर किस विधि से निकालना है, तो आप अपने हिसाब से किसी भी विधि से उसके मूल निकाल सकते हैं, उसके एक्स के या वेरिएबल के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए 180 का गुणनखंड करना होगा। 180 का ऐसा गुणनखंड करना होगा जिसको जोड़ या घटाव करेंगे तो -8 के बराबर आना चाहिए, और अगर गुना करेंगे तो 180 एक्स स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो 180 दो तरह से गुणनखंड कर सकते हैं। एक तो इसको कर सकते हैं आप, 8x को क्या लिख सकते हैं, -8x को क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये माइनस में वैल्यू आना चाहिए, माइनस में वैल्यू आना चाहिए, तो कोई भी 2 माइनस को जोड़ने से तो 180 का गुणनफल नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है एक प्लस रखना होगा, एक दूसरा माइनस रखना होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 10 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 18 माइनस 10 लिख सकते हैं, या इसको माइनस इसको प्लस कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और इसी को अगर गुना करें 180 फैक्टराइजेशन से अगर करके बनाना चाहें तब क्या करेंगे, इसको अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 नमा, ये 2 से 45 दूना 90, ये 3 से 15 तिया 45, 3 से 5, ये गुणनखंड हो गया। अब इसमें से आप तोड़ लीजिए कि कौन सा गुणनखंड करेंगे ताकि हमारा जोड़ घटाव करने पर हमारा -8x के बराबर आए और गुना करने पर 180 आ जाए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 दूना 10, 3 3 9 दूना 18, इन तीनों को मिला लें, 2 गुने 3 बराबर कितना होगा, 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। 5 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 5 गुना 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 18 में से 10 घटाएंगे तो -8 बच जाएगा ना, और गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 गुने 10 करेंगे तो 180 के बराबर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं। 18 में से 10 घट जाएगा तो -8x बचेगा, 18 और 10 का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस होकर माइनस हो जाएगा, और 18 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180 एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन कर लें, ये दोनों में से कॉमन क्या होगा, x होगा, तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -18, प्लस यहाँ से 10, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच जाएगा -18, ऐसा बचेगा। x से यहाँ से x निकाला तो x बच गया, x निकाला तो 18 बच गया, यहाँ से 10 गुणा x से 10 निकाल लिया तो x बच गया, 10 गुणा 18 है तो 10 निकाल लिया तो 18 बच गया, x माइनस 18 हो गया। अब आप देख सकते हैं इसको, ये दोनों कॉमन है दोनों में, तो एक बार इसको लेंगे, x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0 ऐसा लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यदि x माइनस 18 बराबर 0, इसलिए x बराबर कितना होगा 18, और यदि x प्लस 10 बराबर 0 है, इसलिए x बराबर कितना है -10। तो संख्या कोई भी जिसका वर्गों का अंतर है, ये नेगेटिव वाला वैल्यू हम लोग छोड़ देते हैं। नेगेटिव वैल्यू ले भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते। नेगेटिव वैल्यू को छोड़ के हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं जो कि x बराबर 18 है। तो x बराबर अगर 18 है तो बड़ी संख्या आ गया, बड़ी संख्या बराबर x माना था, आ गया 18। छोटी संख्या कितना माना था,
संख्या हमारा आ गया x बराबर 18। तो छोटी संख्या क्या आएगा? तो छोटी संख्या तो डायरेक्ट कोई है नहीं, छोटी संख्या का वर्ग दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर, छोटी संख्या का वर्ग मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर है, बराबर है 8 गुना 8x है। तो 8 गुना x का वैल्यू आया 18। 18 गुने 8 करेंगे तो कितना आता है? 144 आता है। अब इधर से छोटी संख्या का वर्ग है ना। अब इधर से अगर वर्ग हटाएंगे तो क्या होगा? केवल बचेगा छोटी संख्या। छोटी संख्या अगर इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर से क्या बटेगा? मतलब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा? 144 पे रूट चढ़ जाएगा। क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग है मतलब छोटी संख्या का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ जाएगा। तो छोटी संख्या 12, 144 का जो वर्गमूल कितना होता है? 12। तो छोटी संख्या कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। बड़ी संख्या आया था 18 और छोटी संख्या आ गया 12। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, जिसमें यह था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, दो संख्या ज्ञात करना था, है ना। तो हमारा बड़ी संख्या आया 18 और छोटी संख्या आ गया 12। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 360 किलोमीटर की दूरी है, कुल दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की जो चाल है, सामान्य चाल, वो ज्ञात करिए। यहाँ ये कह रहा है कि एक दूरी है, मान लिया कलकत्ता से दिल्ली के बीच की दूरी है। कलकत्ता से दिल्ली के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को किसी रेलगाड़ी ने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया और 600 किलोमीटर की दूरी है, तो जो समय लगेगा क्या होगा? दूरी बटा चाल लगेगा। तो ये जो समय लगा, ये समय कितना लगा? ये मान लीजिए 6 दहा 60, कितना घंटा लगा? 10 घंटा लग गया। ये समय बराबर, अगर ये कह रहा है सवाल में कि जो सामान्य चाल था उससे लगा कितना? 10 घंटा। लेकिन अगर यह चाल 5 किलोमीटर और अधिक होता प्रति घंटा, मतलब अगर चाल जो होता 65 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तब जो समय लगता वो कितना लगता? 1 घंटा कम लगता उससे। मतलब अगर ये 65 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तो इससे तो कम ही लगता ना। कितना कम लगता? अब जो भी कम लगना होता, ये यहाँ का पर जो भी आएगा आंसर, मान लीजिए 13 पचे 65 और 12 पचे 60, ये हो गया 120 बटा 13 घंटा, ऐसे लगता। तो ये 10 घंटा से कम लगता, चाहे जितना भी कम लगता, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, जो भी कम लगता। क्योंकि चाल अगर अधिक होगी तो क्या होगा? समय कम लगेगा। चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है, हमको ये नहीं पता है कि चाल उसकी कितनी है, कितनी चाल सामान्य चाल है, जिससे कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में सामान्य चाल से अधिक अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता तो उससे समय का अंतर कितना हो जाता? 1 घंटे का अंतर हो जाता। तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, सामान्य चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब समय कितना लगेगा इसमें? चाल इतना है, दूरी इतना है, तो समय कितना लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 360 किलोमीटर और चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लग जाएगा? इतना घंटा लग जाएगा, 360 बटा में x घंटा। अब आप ये कह रहे हैं कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तब, है ना। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक
होने पर चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर अधिक होती चाल तो कितना हो जाता, x में 5 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा। ये आवर लिखा जाता है ना, h मीन्स आवर, घंटा। अब जो चाल है, पहले चाल सामान्य चाल थी क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी है 360, तो समय कितना लगा 360 बटा x। अब चाल कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, मतलब पहले 10 था तो अब कितना हो गया 15 हो गया। अब पहले x था तो अब कितना होगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी सेम है ना, दूरी क्या है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं, दूरी वही है, लेकिन क्या बदल गया, चाल बदल गया। तो अब समय कितना लगेगा, अब समय कितना लगेगा, फिर से दूरी बटा में चाल। अब दूरी कितनी है, दूरी तो सेम है वही 360 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन जो चाल है वो बदल गया, कितना बदल गया, x प्लस 5। तो अब जो घंटा लगेगा इतना समय लगेगा, है ना। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेता। मतलब जो ये वाला समय लगा है इससे 1 घंटा कम लगा है ना, या ये समय जो लगा है इससे 1 घंटा अधिक लगा है, ठीक है। तो हम जो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो कितना अंतर आना चाहिए, 1 घंटा आना चाहिए। तो लिखेंगे प्रश्न से अधिक समय कौन लिया है, सामान्य चाल से अधिक लिया है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे तो 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर कितना है, ये दोनों क्या है, समय है। तो दोनों का समय में अंतर कितना आ रहा है, 1 घंटे का अंतर आया है, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट के थ्रू आ गया। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इसका एलसीएम कितना होगा, x इंटू एक्स प्लस 5, x प्लस 5 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, 360 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो लिखेंगे 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x बराबर 1/1, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे इसमें गुणा हो जाएगा, इससे इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, तो लिखेंगे 360 से इन दोनों में गुणा हो जाएगा, 360x प्लस 360 से अगर 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 0 0 5 6 30 5 3 15 और 3 1800, और ये आ जाएगा 360x बराबर में क्या होगा, ये तो 1 से गुना होकर ये ज्यों का त्यों रह गया, इस 1 से गुना होकर ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो इनमें भी गुना हो जाएगा, क्या होगा x² प्लस 5x, ऐसा होगा। x से x में गुना करेंगे x² होगा, x से 5 में गुना करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब हमारा इसको अगर अरेंज करेंगे तो कुछ इधर ले जाना पड़ेगा। अब इसको हम लोग ऊपर से मिटाते हैं, उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे, आप लिख भी चुके होंगे। तो इसको मिटाते हैं, इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा, इसको हम पहले लिख लेते हैं x² प्लस 5x, सबको एक तरफ लिख लेते हैं, एक तरफ, तो दूसरे का साइड क्या हो जाएगा, या एक स्टेप और लिख लें तो आपको समझने में आसानी होगी। ये आप देख सकते हैं 360x और 360x प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों बराबर है और एक प्लस है एक माइनस है, तो ये 1800 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इस 1800 को उधर ले जाके माइनस कर लेते हैं, माइनस 1800 बराबर 0, बचा क्या, यही तो बचा, ये हमने लिख लिया। अब आप देख सकते हैं इसको, पिछले वाले क्वेश्चन को हम लोग गुणनखंड विधि से हल किए थे, इसको आइए द्विघात समीकरण की विधि से हल कर लेते हैं, द्विघात विधि फॉर्मूला से। तो निकाल लेंगे इसका x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा में 2a, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे x बराबर b कितना है, -5 प्लस माइनस रूट अंडर b²
5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 1800, सी हमारा 1800 है बटा 2 गुना 1, ऐसा होगा। यहाँ से लिखेंगे x बराबर -5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1800 72, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 7200 हो जाएगा बटा में 2। इसको लिखेंगे x बराबर -5 प्लस माइनस 7225, ये जुड़ जाएगा, 5 का 5 2 का 2 7200 25 बटा में 2। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर -5 प्लस माइनस 7225 का वर्गमूल कितना होगा, 7225 का अगर वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 8 अठाई 64 8 8 16, ये 8 बच जाएगा, यहाँ से उतरेगा 25, यहाँ से 5 करें तो 5 पचे 25, 5 छक 30 और 2 32, 5 एकम 5 और 3 8, तो हमारा आया 8 और 5, मतलब 85 इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 85, 7225 का वर्गमूल कितना आया 85 बटा में 2। अब क्या है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू हैं, तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू का एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर -5 प्लस 85 बटा 2 और दूसरा होगा -5 माइनस 85 बटा 2। x बराबर 85 में से 5 घटेगा 80 बचेगा, 80 बटा 2 और इसको होगा 85 और 5 90 हो जाएगा, 90 बटा 2, ये 40 दूना 90, 40 दूना 80, 45 दूना 90, इसलिए x बराबर 40 और x बराबर क्या आया 45 आया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू को ऋणात्मक वैल्यू को में चाल हो सकता है क्या, किसी भी रेलगाड़ी का चाल ऋणात्मक हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हम लोग धनात्मक वाला वैल्यू ले लेते हैं, धनात्मक मान ले लेते हैं और यही हमारा रेलगाड़ी का सामान्य चाल हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही हमारा इस क्वेश्चन का हल निकल के आ गया। कंफ्यूज मत होइएगा कि इसको मैंने द्विघात फार्मूला से क्यों बनाया और उसको मैंने गुणनखंड के विधि से क्यों बनाया। आप दोनों विधि से बना सकते हैं, इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है इस क्वेश्चन में कि गुणनखंड विधि से बनाना है या फिर द्विघात विधि से बनाना है। आपको जो आसान लगे उस विधि से बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पाइप और हॉज का है क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स में भी ज़्यादातर पूछे जाते हैं। किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। एक आगे चल के आपको एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, कई क्वेश्चंस करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन आप लगा पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये देख रहे हैं कि 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। 2 नल हैं, है ना, जिसमें ये कहा गया है कि एक बड़ा व्यास है, मतलब जिसकी कम है तो समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। व्यास ज़्यादा है तो क्या होगा, समय कम लगेगा। तो एक कह रहा है किसी एक का मान लेते हैं कि 1 घंटे में भर लेगा,
यहाँ लिखेंगे माना कि कम व्यास वाला नल हौज को x घंटा में भरता है। ठीक है, कम व्यास वाला हौज को x घंटा में भरता है, तो अधिक व्यास वाला जो होगा क्या करेगा, 10 घंटे कम समय लेता है। तो अधिक व्यास वाला नल कितना घंटा लेगा, x माइनस 10 घंटा में भर देगा। क्यों? क्योंकि अधिक व्यास वाला जो नल होता है कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो जो अधिक व्यास वाला नल का जो समय होगा x माइनस 10 घंटा हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि जब x घंटा में पूरा काम कितना है, हौज को भर देना। काम को एक के रूप में काउंट करते हैं कि पूरा काम जब हो जाता है तो एक काम होता है, तो यहाँ से 1 घंटे का काम, दोनों का 1 घंटे का काम निकाल लेंगे। ठीक है, 1 घंटे का अगर काम निकाल लेंगे और दोनों नल जो होता है एक साथ में इतने घंटों में भर लेता है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे, पहले इसको नहीं लिख के इसको लिख लेते हैं। नल हौज को 1 घंटा में भरता है, तो कम व्यास वाले नल, तो लिखेंगे कम व्यास वाले नल का 1 घंटे का काम। 1 घंटे का जो काम होगा वो पूरे घंटा, जितना घंटा होता है ना उसका व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब 1 घंटे का जो काम होगा वो 1/x हो जाएगा। 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर ये अधिक व्यास वाला नल हौज को कितना घंटा में भरेगा, चूंकि अधिक व्यास वाला नल 10 घंटा कम समय लेता है, तो लिखेंगे x माइनस 10 घंटे में भरेगा। x माइनस 10 घंटे में, क्यों? क्योंकि कम व्यास वाला नल जो है 1 घंटा ले रहा है और अधिक व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम ले रहा है, तो x माइनस 10 घंटे में भरेगा। तो अब इसका भी 1 घंटे का काम क्या होगा, तो इसलिए अधिक व्यास वाले नल का 1 घंटा का काम, 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/x माइनस 10 ऐसा होगा, 1/x माइनस 10 हो जाएगा। इसका 1 घंटे का काम 1/x, इसका 1 घंटे का काम 1/x माइनस 10। अब इन दोनों का जो काम दिया हुआ है कि 9.3/8 घंटों में दोनों भर देते हैं, तो दोनों का 1 घंटे का काम क्या होगा, दोनों नल 9.3/8 बराबर कितना होगा, 9 8 72 3 75/8 घंटे में हौज को भरते हैं। 75/8 घंटे में पूरे हौज को भर देते हैं दोनों मिलके। ठीक है ना, अधिक व्यास वाला और कम व्यास वाला दोनों एक साथ जब चलता है तब, तो दोनों नल का 1 घंटे का काम कितना होगा, 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ना, 1/x हो गया, यहाँ 1/x माइनस 10 हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1/75/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो
जब ऐसे लिखते हैं 1/75/8 लिख देते हैं तो ये 8 कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये पलट के हो जाता है 8/75। ये हुआ 1 घंटे का काम, दोनों का एक साथ मिलके, ठीक है ना। 1 घंटे का काम कम व्यास वाले का 1/x, अधिक व्यास वाले का 1 घंटे का काम 1/x/10, 1/x-10, और दोनों का एक साथ 1 घंटे का काम 8/75। अब आप देख सकते हैं कि ये काम जो है इसको और इसको जोड़ देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा ना, क्योंकि ये है इसका 1 घंटे का काम, ये है इसका 1 घंटे का काम। अगर मान लेते हैं 2 आदमी हैं, 2 आदमी में एक है ए और दूसरा है बी। अब ये कह रहा है कि 1 घंटा में 10 ईंटें फेंकता है और बी है 1 घंटा में 20 ईंटें फेंकता है। तो अगर दोनों का काम जोड़ दिया जाए कि 1 घंटे का काम कितना हुआ, तो 1 घंटे में कितना ईंटा फेंका गया, 10 + 20 बराबर 30 ईंटा फेंका गया। तो यहाँ अधिक व्यास वाला 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, इतना, और कम व्यास वाला 1 घंटे में काम कर रहा है इतना, और दोनों का 1 घंटे का काम जोड़ देते हैं तो दोनों का 1 घंटे का काम 8/75 दिया हुआ है। तो यहाँ प्रश्न से लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से 1/x + 1/x-10 बराबर 8/75। ये हमारा स्टेटमेंट के थ्रू इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन इसको अगर हल करेंगे तो हमारा द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो हम ऊपर वाले से ऊपर से मिटाते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ भी गए होंगे, लिख भी चुके होंगे। ऊपर से मिटाते हैं, इसके बाद इसको देखते हैं। एक बटा एक्स प्लस 1/x-10 बराबर 8/75 ये है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। इनका एलसीएम होगा x × x-10, x-10 से इसमें गुना हो जाएगा, x-10 प्लस 1 से इसमें गुना हो जाएगा तो x बच जाएगा बराबर 8/75। ये x और x मिलके कितना होगा, 2x हो जाएगा, -10 बटा में x और x से गुना करेंगे तो x² - x × 10 करेंगे तो 10x हो जाएगा बराबर 8/75। अब ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। 8x² - 230x + 750। ये बड़ा है, इसको आप गुणनखंड भी करेंगे तो गुणनखंड में थोड़ा सा बड़ा लगेगा। द्विघात फार्मूला से भी बनाएंगे तब भी बड़ा लगेगा, लेकिन द्विघात फार्मूला से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे x बराबर, क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, x बराबर प्लस माइनस -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा में 2a। ऐसा लिख सकते हैं। x बराबर b कितना है, -230 प्लस माइनस √b², तो -230 का स्क्वायर -4 गुने a है 8 गुने c है 750 बटा 2 गुने 8, ऐसा होगा। यहाँ से लिखेंगे x बराबर, ये माइनस और माइनस गुना होकर 230 प्लस में हो जाएगा, प्लस 230 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 23 का स्क्वायर करते हैं तो 576 होता है, और इस पर आप 2 0 बैठा लीजिए तो 57,600 आएगा। ठीक है, 23 का स्क्वायर 230 का स्क्वायर करेंगे तो 57,600 आएगा। आसान क्या है कि 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता है 576, और 0 है तो 2 बार गुना करेंगे 0 तो 2 बार 0 बैठ जाएगा, 2 0 काउंट करके, तो 57,600 आ जाएगा। ये 57,600 माइनस इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 × 8 = 32, 75
गुणा 32। इसको अगर करेंगे 0 2 5 10, 2 7 14 1 15, इसको करेंगे 3 0 0 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, 0 0 5 5 10, 2 1 3 1 4, ये हो जाएगा 24,000। तो हमारा आ गया 24,000 बटा में 8 दूना 16, ये आ गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं x बराबर ये आ गया 230 प्लस माइनस 57,600 में से 24,000 अगर घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 0 0, ये 6 बच जाएगा, 7 में से 4 गया 3 बच जाएगा, और 5 में से 2 गया, 7 में से 4 गया 3 बचा, और 5 में से 2 गया 3 बचा, ये इसका रूट अंडर बटा में 16। अब 33,600 का कोई वर्गमूल होता है, 33,600, 3360, 33,336 तो किसी का वर्गमूल होता नहीं। रोक दो। ये है 57,600, जो ये गलत आया है। 23 का वर्गमूल 529 होता है, यहाँ से गलत हुआ था। 23 का स्क्वायर जो होता है 529 होता है, तो ये हो जाएगा 52,900। अब 52,900 में से अगर 24,000 घटाएंगे तो ये होता है 0,0,900, और ये 10 दोबारा में से 4 गया 8, 5 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, 289। ठीक है। अब ये 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं x बराबर 230 प्लस माइनस 17। 289 का वर्गमूल हो गया 17, और डबल जीरो है तो 1 0 यहाँ लिख लेंगे, बटा में आ जाएगा 16। ये x का ये वैल्यू आ गया। एक वैल्यू इसमें से प्लस लेंगे, दूसरा वैल्यू इसमें से माइनस लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। x बराबर प्लस वैल्यू लेंगे 230 प्लस 170 बटा में 16, और दूसरा वैल्यू होगा x बराबर 230 माइनस 170 बटा में 16। इसको हल करेंगे तो आएगा 230 और 70, 170 कितना होगा, 0 7 3 10, 2 1 3 1, 400 बटा में 16, और ये आएगा 230। x बराबर 230 में से 170 घटाएंगे तो ये आएगा 0, 10 3 13 में से 6 गया, 7 गया 6 बटा 16। इसको अगर काटेंगे तो 4 से 4 चौके 16, 4 दहा 40, 25 चौके 100, ये आएगा 4 चौके 16, 15 चौके 60। तो x बराबर आ गया 25 और एक आ गया 15 बटा 4। ठीक है। अब ये 15 बटा 4 और x 25 दोनों वैल्यू वैलिड है इसमें। अब 25 रखेंगे तो दूसरे वाले का वैल्यू अलग आएगा और पहले वाले का वैल्यू अलग आएगा। तो अगर हम 25 लेते हैं, x बराबर x बराबर 25 लेने पर अधिक व्यास वाला नल हौज को x बराबर क्या माना था हमने, रोक दो थोड़ा, कम व्यास वाला
नल हौज को 25 घंटे में भरेगा तथा अधिक व्यास वाला नल कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो क्या करेंगे, 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटा लेगा। ठीक, ये फ्रैक्शन वाले वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं। फ्रैक्शन वाले वैल्यू को x बराबर 25 लेते हैं। x बराबर 25 लेने पर कम व्यास वाला नल 25 घंटे में भर देगा, जबकि अधिक व्यास वाला नल उससे 10 घंटा कम समय लेता है। तो 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15 घंटा वो समय लेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, एक सवारी गाड़ी चल रही है, दूसरा एक्सप्रेस गाड़ी चल रही है। सवारी गाड़ी एक्सप्रेस गाड़ी से 1 घंटा ज़्यादा समय लेती है, या एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। अब दोनों के बीच का जो चाल है वो 11 किलोमीटर का अंतर है। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 11 किलोमीटर अधिक है, किससे? सवारी गाड़ी की चाल से। तो हम यहाँ मान लें कि माना कि सवारी गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। सवारी गाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी होगी? एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितना है? एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, किससे? सवारी गाड़ी की औसत चाल से। तो इसमें 11 किलोमीटर प्रति घंटा जुड़ जाएगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। अब दोनों का बीच का जो समय है, ये जो समय लेती है और ये जो समय लेती है, उसका अंतर कितना है? 1 घंटे का अंतर है। मतलब ये 1 घंटा ज़्यादा लेती है और ये 1 घंटा कम लेती है। तो अब समय निकालेंगे दोनों का जो समय निकलेगा उनका अंतर कितना होगा? 1 घंटे का अंतर होगा। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो यहाँ से हम लिखेंगे दोनों का जो समय निकालेंगे तो समय दूरी है कितना? 132 और चाल है इसका सवारी गाड़ी की चाल x, तो 132 बटा x माइनस क्यों? क्योंकि सवारी गाड़ी 1 घंटा अधिक ले रही है एक्सप्रेस गाड़ी से, तो माइनस कर दिया। ये अधिक में से कम घटाएंगे तो ये इसका चाल हो जाएगा 132 बटा में, ये समय जो होगा ये चाल बटा में आ जाएगा, x प्लस 11 ऐसा होगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो 1 घंटे का अंतर है। अब ये देखिए 132 बटा x है सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और 132 बटा x प्लस 11 है एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, और दोनों का अंतर जो है उस कितना है? 1 घंटे का है। ऐसा ये कन्फ्यूज़न नहीं करिएगा कि ये चाल इसकी अधिक है तो इसमें से क्यों घटाए हैं, इसमें से पहले क्यों घटाया है, क्योंकि ये चाल अधिक है लेकिन समय कौन ज़्यादा लेगा? समय तो जिसका चाल कम होगा वो समय ज़्यादा लेगा। ये इसका चाल अधिक है तो ये समय कम ले रहा है, इसलिए ज़्यादा समय में से कम समय को घटा दिए, अंतर आ गया 1। अब इसको हल करेंगे तो इनका एलसीएम होगा x इंटू एक्स प्लस 11, इससे इसमें गुना हो जाएगा 132 इंटू एक्स प्लस 11, और इससे इसमें गुना हो जाएगा 132x बराबर 1। ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसमें इससे गुना हो जाएगा तो 132x प्लस 11 से 132 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 एकम 11 और 3 14, 1452, और ये माइनस 132 है ये ऑलरेडी। यहाँ से लिख लेंगे, इसको गुना कर देंगे, x से x में गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में 11 से गुना होगा तो 11x हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 आ गया। अब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ करेंगे
अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप 132x प्लस में है और 132x माइनस में है, तो ये 132 में से 132 घट जाएगा और बच जाएगा 0। अब यहाँ से क्या बचेगा, केवल 1452 और यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इससे इसमें गुणा होके ये इतना होगा और एक से इसमें गुणा होकर 1452 हो जाएगा, बराबर 1452। अरेंज कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। ऐसा हो गया। अब इसको आप, ये द्विघात समीकरण आ गया हमारा, द्विघात समीकरण आ गया तो अब आप इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं या फिर द्विघात फार्मूला की विधि से हल कर सकते हैं। तो हम लोग द्विघात समीकरण द्विघात फार्मूला की विधि से निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। यहाँ से लिखेंगे x बराबर, ये माइनस b कितना है, तो b है -11 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना माइनस 1452 बटा में 2 गुना 1, ये हो गया। ये b है, बी स्क्वायर माइनस 4a, a है कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 1 लिख दिया, c है -1452 तो c लिख दिया -1452। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये माइनस और ये माइनस गुणा होके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 से इसमें गुणा कर देंगे, 14 चौके 56 या गुणा कर लिए सिंपल सा, 4 दूनी 8, 4 पचे 20 का 0, 4 चौके 16 और 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 5808 बटा में हो गया 2, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ के जितना होगा उसका वर्गमूल निकालेंगे और उसके बाद इसमें जोड़ घटाव करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग इस ऊपर से मिटाते हैं और इसको फिर से दोबारा लिखते हैं। इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे, x बराबर आ जाएगा -11 प्लस माइनस, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 होगा, 0 और 2 2 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 5 का 5, ये रूट अंडर इतना बटा में 2। x बराबर क्या होगा, ये जुड़ के इतना हो गया, -11 प्लस माइनस 5229 का वर्गमूल कितना होता है, 5929 का वर्गमूल निकालेंगे। ये देखिए क्या है, 7 7 7 49, 7 बार लगा, ये 14 हो गया, 59 में से 49 घटेगा 10, यहाँ से 2 और 9 उतरेगा, यहाँ से फिर से 7 बार में लगाएंगे तो 7 7 49, 7 चौ 28 और 4 32, 7 एकम 7 और 3 10। तो जो 5929 का जो वर्गमूल होगा वो 77 आएगा। तो x बराबर हमने लिख दिया -11 प्लस माइनस इसका वर्गमूल जो होगा वो 77 बटा में 2। अब इसे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एक बार 77 प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 11 प्लस 77 बटा 2 और x बराबर दूसरा वैल्यू होगा -11 माइनस 77 बटा 2। यहाँ से करेंगे x बराबर 77 में से 11 घटेगा, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 66 बटा 2 और इधर से करेंगे तो x बराबर 77 और 11 कितना होगा, ये होगा -88 बटा 2। आप इसको देख सकते हैं, 2 33 दूना 66 और इसको करेंगे 44 दूना 88, x बराबर 33 और x बराबर -44। अब आप देख सकते हैं ये प्लस में 33 आया है, ये माइनस में 44 आया है। किसी भी रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको माइनस वैल्यू को छोड़ देंगे और ये प्लस वैल्यू लेंगे x बराबर 33। x बराबर हमने क्या माना था, x बराबर हमने माना था
पैसेंजर गाड़ी की चाल, तो इसलिए लिखेंगे अतः पैसेंजर गाड़ी की चाल x माना था, x बराबर कितना आया 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी है, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल कितनी थी, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x प्लस 11 बराबर 33 प्लस 11 बराबर आया 44 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ लिख देंगे कि चूँकि रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर -44 को छोड़ देने पर हम लिखते हैं x बराबर 33, जो धनात्मक वैल्यू है उस धनात्मक वैल्यू को हम लोग ले लेते हैं। तो इस तरह से पैसेंजर रेलगाड़ी की चाल 33 किलोमीटर प्रति घंटा आती है और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा आता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, उसको हम लोग करेंगे और फिर आगे ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगा।